बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। इस चैप्टर के स्टार्ट में जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कहा था जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो बेसिकली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उस सेल को जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट पे इलेक्ट्रिक करंट से हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो उसको हमने बोला था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। इसमें क्या करते हैं, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या मतलब कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड होगा, उसमें केमिकल चेंज आएगी, एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी स्पेशल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियसली और उसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम बोलेंगे वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल। तो एक पोर्शन हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला कंप्लीट हो गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। अब जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल है इसको हम दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ जो है सेल कैसे डिजाइन करना है। उसको पहले समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को और इसमें क्या क्या मटेरियल हम यूज करेंगे और उसके बाद इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये लेफ्ट बीकर है। लेफ्ट बीकर के अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में। ये बात याद रखनी है आपने, जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया है जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में। फिर ये दूसरा राइट वाला बीकर है, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। यानी कि दो हाफ सेल्स हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। राइट वाले में कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और राइट वाले में जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया है जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने अलग अलग बीकर्स लिए हैं। इन सोल्यूशन को आपस में हमने एक ही कंटेनर में नहीं लिया, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट में, चूंकि एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता था ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वाले प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इसने उनको सेपरेट रखा है। अगर इनको आप मिक्स कर देंगे, एक ही कंटेनर ले लेंगे तो ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको दो सेपरेट बीकर्स में रखेंगे। तो अगर सेपरेट बीकर में रखेंगे तो इनके दरमियान फिर कंडक्शन का जो प्रोसेस है, हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी, वो फिर नहीं होगी। इसके लिए फिर इनको क्या किया हमने, एक साल्ट ब्रिज के जरिए इनको आपस में कनेक्ट कर दिया ताकि इनकी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट रहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोसीड रहे। यानी कि साल्ट ब्रिज यहाँ पे क्या है, साल्ट ब्रिज जो है ये एक जो है वो ग्लास ट्यूब हो सकती है यू शेप्ड, या इसके अंदर जो है पोरस डायफ्राम हो सकती है। इसके अंदर हमने एक्वस पोटेशियम क्लोराइड लिया होता है, एक्वस पोटेशियम क्लोराइड लिया होता है, या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट। इसकी हम तफसील बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल पहले हम इन सेल्स में होने वाले रिएक्शंस की बात करेंगे, फिर हमें समझ आएगी कि इसको जरूरत क्यों पेश आई या इसका फंक्शन क्या है साल्ट ब्रिज का। अगर ये ना यूज करें तो क्या होगा, यूज करें तो हमें से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहले हम सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो इस तरफ हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, उसको डिप किया जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। डायरेक्ट मिक्स नहीं करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, सेपरेट रखेंगे, लेकिन करंट को कंटिन्यू रखने के लिए साल्ट ब्रिज को जो है वो दरमियान में यूज करेंगे। ये बात समझ आ गई है। ये जो हमारे पास ग्लास वूल का बना हुआ प्लग होता है जो यहाँ से इसकी बॉटम में लगा होता है इस यू शेप्ड साल्ट ब्रिज के कॉर्नर्स पे, ताकि ये सॉल्यूशंस यहाँ से इधर उधर मूव करके मिक्स ना हो जाएं। सिलेक्टेड आयंस, जिन आयंस को हम मूव करवाना चाहते हैं, जिन आयन को हम डिफ्यूज करवाना चाहते हैं, या हम बाद में डिस्कस करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये अलाउ करेगा। तो पहले हम साल्ट ब्रिज की बात बाद में करते हैं, वो टॉपिक जो है दूसरा हिस्सा है टॉपिक का। पहले हम वोल्टेइक सेल गैल्वेनिक सेल की जो बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन है उसको समझ लेते हैं। अब आपको पता है कि एक वोल्टेइक सेल में क्या होता है, केमिकल चेंज जो कि स्पॉन्टेनियस है और उसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस होगा। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बैटरी की मदद से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हमने प्रोसीड किया था।
अब हम क्या करते हैं, आपके सामने मैंने ये जिंक का एक रिएक्शन लिखा हुआ है। जिंक जो है एटम है, यकीनन ये मेटल है, तो मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है, और जिंक एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ये +2 चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर जो है हम कॉपर की बात करें तो कॉपर आयन है यहाँ पर, ये +2 स्टेट में ऑलरेडी है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो ये न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, इसके ऊपर 0 चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारे पास रिडक्शन वाला रिएक्शन कहलाएगा। तो पहले तो ये बात समझ लें कि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाना और आयन के बाद दोबारा सॉलिड बनाना, ये दोनों सहूलतें मौजूद होती हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे होते हैं। इसकी बात को पहले दोबारा समझ ले कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट नहीं करता, यानी कि ये सेपरेट जिंक इलेक्ट्रोड को मैं जिंक सल्फेट में डिप कर देता हूं, तो जिंक आयनाइज भी हो रहा होगा, और जो आयनाइज जिंक है वो इलेक्ट्रॉन गेन के दोबारा जिंक एटम भी बना रहा होगा। ये रिवर्सिबल होता है, ये बात याद रखनी है। सेम इस तरह कॉपर, अगर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डिप करें तो सेम कॉपर भी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा होगा और आयन गेन करके दोबारा कॉपर एटम भी बना रहा होगा। इनके दरमियान इक्विलिब्रियम होता है। अगर मैं यहां पे इसको लिखूं कि कॉपर आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर सॉलिड, एंड कॉपर सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन भी बना रहा होता है, यानी कि इनके दरमियान इक्विलिब्रियम होता है, दोनों तरफ रिएक्शन होता है। इसकी मिसाल आपको मैं देता हूं, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। अगर हमारे पास 2 टीम्स हो, 2 टीम्स है, एक टीम ए है एक टीम बी है, अब दोनों टीम्स का आपस में मैच करवाना है, लेकिन मैच करवाने से पहले मैं आपसे पूछूं, बताएं जो ए टीम है वो जीतेगी कि हारेगी? आप कहेंगे सर जीत भी सकती है और हार भी सकती है। मैं कहूंगा बी टीम के बारे में क्या ख्याल है? आप कहेंगे सर जीत भी सकती है और हार भी सकती है। जीत भी सकती है मतलब गेन भी कर सकती है, हार भी सकती है मतलब लूज भी कर सकती है। सेम यही पैटर्न कि जिंक जब अकेला होगा लूज भी कर सकता है, आयन गेन करके एटम भी बना सकता है। कॉपर जब अकेला होगा गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। इससे पता चला कि जब हमारे पास, दोबारा समझ लें कि जब 2 टीम ए और बी का मैच अभी नहीं शुरू होगा तो दोनों टीम्स के पास हारने और जीतने, लूज करने और गेन करने कि दोनों पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब ए और बी का मैच होता है, मैच शुरू हो गया, मैच खत्म हो गया और रिजल्ट आया कि ए टीम जीत गई और बी टीम हार गई, क्या मतलब? एक ने लूज कर दिया, एक ने विन कर लिया। सेम इसी तरह जैसे जिंक में लूज और गेन करने की सलाहियत मौजूद है, कॉपर में भी गेन और लूज करने की सलाहियत मौजूद है जब ये अलग अलग होंगे। लेकिन जो ही आप इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, आपस में इनका मैच करवाएंगे, तो जिसका लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा होगा वो लूज करेगा, और जिसका गेन करने का पोटेंशियल ज्यादा होगा वो गेन करेगा। अब मैं ए और बी टीम को नाम ले लेता हूं। मैं कहता हूं ए टीम ऑस्ट्रेलिया है और बी टीम जिम्बाब्वे है। आप कहेंगे सर ए टीम जीत भी सकती है हार भी सकती है, जिम्बाब्वे जीत भी सकती है हार भी सकती है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच करवाया तो जिम्बाब्वे जीत गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई और जिम्बाब्वे हार गई। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया के जीतने का पोटेंशियल ज्यादा था, वो जीत गई, जिम्बाब्वे का हारने का पोटेंशियल ज्यादा था, वो हार गई। सेम इसी तरह जब हमने जिंक को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया तो जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, और कॉपर के पास गेन करने की सलाहियत ज्यादा है। क्या मतलब? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने बताया था आपको, रिडक्शन गेन करना इलेक्ट्रॉन को, और पोटेंशियल उसकी सलाहियत, यानी कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन करे इसका पोटेंशियल ज्यादा है, और जिंक लूज करे उसका लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा है। इसलिए ये जब जिंक को हमने कॉपर से कनेक्ट किया तो ये स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ? क्योंकि जिंक हैज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ और कॉपर हैज टेंडेंसी और एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि इसकी नेचर डोनेट करना है, इसकी नेचर एक्सेप्ट करना है। लेकिन जब अकेले अकेले होंगे तो दोनों पॉसिबिलिटीज दोनों के साथ एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ पे जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और यहाँ जो भी ये गेन कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगली बात, जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो इलेक्ट्रोड के ऊपर ही होंगे ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन देखें,
आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था, हमने कहा था यहाँ बैटरी होगी, बैटरी को जिस इलेक्ट्रोड से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे तो करना नहीं है ऐसा कोई काम, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट तो किया नहीं। इस इलेक्ट्रोड पे ये जो मैंने नेगेटिव रेड कलर से शो किया है, इसका क्या मतलब है कि जिंक जब यहाँ से एटम है, ये जो जिंक के एटम है, ये जो जिंक के एटम्स हैं ये बेसिकली आयनाइज हो रहे हैं, और ये जो जिंक आयन बनेगा तो ये सॉल्यूशन में शामिल होते जाएंगे, ये सॉल्यूशन में शामिल होते जाएंगे। जहां जिंक आयन पहले से मौजूद हैं उन जिंक आयंस में इजाफा होता जाएगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव से मैंने शो किए हैं, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन, प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है, लेकिन चार्ज इस पे क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए आपको याद होगा मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि नेगेटिव चार्ज का मतलब कैथोड नहीं होता, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज का मतलब एनोड नहीं होता। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी उसको एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी उसको कैथोड कहेंगे। इसको नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आपने मिक्स नहीं करना, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, तो ये जिंक जब एटम आयनाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आएगा, ये देखें, कॉपर आयन जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा तो इस इलेक्ट्रोड पे डेफिशिएंसी होगी, जिस वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बात याद रखनी है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा और सॉलिड बन के इसकी सरफेस में क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। कॉपर जो है, इलेक्ट्रोड भी कॉपर का, और उसके सरफेस पे कॉपर के सॉलिड एटम्स भी डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे। और यहां चूंकि रिडक्शन हो रही है तो जहां रिडक्शन हो उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो यहाँ कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ एनोड पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ये ऑपोजिट काम हो रहा है। क्या, वहां कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव था, यहाँ कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव। इससे पता चला एनोड और कैथोड को साइंस स्पेसिफिक नहीं करना आपने, क्योंकि एनोड वो होगा जिसपे ऑक्सीडेशन, कैथोड वो होगा जिसपे रिडक्शन होगी। अच्छा, अब अगली बात, ये तो मैंने सेल का सिंपल आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझा दिया है। आगे क्या हुआ, पहले पूरा रिएक्शन समझ लेते हैं। जिंक ने लूज किया, कॉपर ने गेन किया, तो जिंक आयन बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। इनका नेट रिएक्शन देखते हैं, नेट रिएक्शन क्या है। देखिए, जिंक आ गया एज इट इज, कॉपर आ गया एज इट इज, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ क्या आया, जिंक आयन इधर आ गया और कॉपर सॉलिड आ गया। इसका नेट रिएक्शन आ गया। ये वोल्ट मीटर है जो इसका पोटेंशियल मेजर करेगा, और वो कितना है, 1.1 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन रखिए तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ जाएगा। अच्छा, अगली बात है, इस सेल को, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन नोटेशन क्या है। तो ये आपके सामने नोटेशन लिखी हुई है। आपने जिंक सॉलिड लिया, इलेक्ट्रोड, उसको डिप किया जिंक सल्फेट में, तो जिंक आयन लिखेंगे। 1 मोलर का मतलब 1 मोलर सोल्यूशन है उसका, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। फिर आपके दरमियान में 2 पैरेलल लाइंस लगाई है रेड कलर की। रेड कलर की जो लाइन है ये बेसिकली शो करती है साल्ट ब्रिज को। दरमियान में 2 पैरेलल लाइंस है, ये क्या शो करती हैं, साल्ट ब्रिज। फिर आगे कौन सा सोल्यूशन है, कॉपर आयन का 1 मोलर, और फिर स्लैश, और आगे कॉपर इलेक्ट्रोड जिसमें डिप किया हुआ है। तो मतलब गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन में आपने बात याद रखनी है, एक्सट्रीम साइड्स पे। एक्सट्रीम साइड का मतलब इधर से देखें एक्सट्रीम साइड ये बनती है, उधर देखें एक्सट्रीम साइड ये बनती है। एक्सट्रीम साइड्स पर इलेक्ट्रोड्स आएंगे और अंदर की तरफ साल्ट ब्रिज की तरफ, साल्ट ब्रिज के इस तरफ और साल्ट ब्रिज के इस तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा उसकी कंसंट्रेशन आएगी। जैसे यहाँ जिंक का सोल्यूशन लिया 1 मोलर, तो जिंक 1 मोलर। इधर कॉपर का सोल्यूशन लिया हुआ है, कॉपर आयन 1 मोलर। और एक्सट्रीम साइड्स पे यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड और यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कोई भी सेल हो उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल की सिंपल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का प्रोसेस पढ़ा। ये जिंक एटम आयनाइज इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा, कॉपर इसके सरफेस पे डिपॉजिट होता जाएगा, उधर से जिंक एटम्स कम होते जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस कुछ देर बाद स्टॉप हो जाता है। करंट का जो सप्लाई है, जो रिडॉक्स रिएक्शन है, वो इसका ये एटम कुछ देर बाद कहते हैं हमने मजीद एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने,
इधर से कॉपर आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहे, तो रिएक्शन विल स्टॉप ऑटोमेटिकली एंड पोटेंशियल विल ड्रॉप टू जीरो। पोटेंशियल विल ड्रॉप टू जीरो। ये कब होता है? जब हम साल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि पोटेंशियल जीरो को क्यों ड्रॉप हो गया, जिस वजह से हमें जो है वो साल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी। इसको देखिए, कहते हैं यहाँ पे आप सपोज करें जिंक आयन 50 है और सल्फेट आयन भी 50 है। मैं मिसाल ले रहा हूँ, वैसे 1 मोलर है लेकिन मैं आपको सपोज समझाने के लिए डाटा ले रहा हूँ। जिंक आयन और सल्फेट आयन 50-50 है और ये सोल्यूशन न्यूट्रल है। जो ही जिंक एटम आयनाइज होते जाएंगे तो जिंक आयन इधर 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, 90, 100 हो गए, तो इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। यानी कि पॉजिटिव आयन यहाँ पे ज्यादा होते जा रहा है और नेगेटिव आयन उतना ही है जितना 50 था। तो पहले सल्फेट 50 ने जिंक पॉजिटिव आयन 50 को न्यूट्रल रखा हुआ था। अब जिंक आयन गैदरिंग होती जा रही है, जिंक आयन के पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेशन होती जा रही है, रश होता जा रहा है। तो जिंक आयन जो है इस ये मैंने दोबारा वही इलेक्ट्रोड दोबारा बनाया आपको समझाने के लिए। जिंक आयन इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब जमा होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, अंदर वाले जो जिंक एटम है वो कहेंगे कि जिंक आयन ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, हम मजीद आयनाइज क्यों हों। मतलब कि इन जिंक आयन को अकोमोडेट करने के लिए सॉल्यूशन में सल्फेट आयन मौजूद नहीं है, जिस वजह से जिंक आयन इसी नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द घेरा डालेंगे। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव है उसके ऊपर घेरा डालेंगे तो मजीद एटम आयनाइज होने का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सेम इज द केस इन द राइट बीकर। यहाँ क्या होगा कि जब यहाँ पे कॉपर आयन खत्म होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, इस मीडियम में फर्ज करें 50 कॉपर थे, 50 सल्फेट थे। अब फर्ज करें 50 में से 25 कॉपर डिपॉजिट हो गया है, तो कॉपर आ गया 25, वो मजीद इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे लेकिन सल्फेट 50 है, तो नेगेटिव आयन गैदरिंग हो जाएगी, नेगेटिव आयन चार्ज ओवरऑल इस बीकर में ज्यादा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। जब नेगेटिव चार्ज गैदरिंग हो जाएगी पूरे बीकर में तो सल्फेट आयन इस इलेक्ट्रोड को इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द घेरा डालेंगे, जैसे शहद की मक्खियां शहद के गिर्द घेरा डालती हैं, तो ये घेरा डालेंगे तो कॉपर आयन दूर से देखता जाएगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं और ऊपर से वो लूज भी नहीं कर रहा, तो कॉपर आयन इसके सरफेस को अप्रोच करके डिस्चार्ज या डिपॉजिट नहीं हो सकेगा, जिससे करंट ये इससे इधर से गेन करने वाला प्रोसेस रुक गया, उधर से लूज करने वाला प्रोसेस रुक गया, क्योंकि ये जिंक आयन की गैदरिंग की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की गैदरिंग की वजह से, इधर नेगेटिव की गैदरिंग की वजह से, तो पोटेंशियल विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप टू जीरो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, रिडक्शन नहीं हो रही, रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो कंडक्शन कैसे होगी, तो पोटेंशियल विल ड्रॉप टू जीरो। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि साल्ट ब्रिज का अब फंक्शन क्या है। ये जो साल्ट ब्रिज हमने यूज किया, मैंने बताया ये ग्लास शेप, ग्लास का बना हुआ यू शेप्ड साल्ट ब्रिज हो सकता है, पोरस डायफ्राम हो सकता है, जेल टाइप मटेरियल हो सकता है जिसमें हमने एक्वस पोटेशियम क्लोराइड लिया होता है, या अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक हो गया। अब वो करता क्या है, अब ये सल्फेट आयन यहाँ ज्यादा, दो कंसेप्ट है इसके बारे में, इसके बारे में साल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग के वजह से, कि हमारे पास ये जो सल्फेट आयन ज्यादा हो रहा है जिस वजह से यहाँ गैदरिंग कर रहा है, तो ये सल्फेट आयन यहां से मूव करके इस ब्रिज से यहाँ आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, फर्ज करें 25 सल्फेट यहाँ पे ज्यादा है तो उसमें से कुछ सल्फेट उस तरफ चले जाएंगे, उधर जिंक आयन ज्यादा हो रहे हैं, जिंक आयन यहाँ से डिफ्यूज हो, उसको कहते हैं डिफ्यूजनल एक्सचेंज, यानी सल्फेट आयन इस ब्रिज से होते हुए इधर आ जाएंगे और ये इधर से होते हुआ इधर आ जाएगा। इससे क्या होगा, सॉल्यूशन ओवरऑल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। जब सल्फेट इधर ज्यादा और कॉपर कम थे तो जो ज्यादा थे वो उधर चले गए, इधर जो जिंक ज्यादा थे उधर से कुछ जिंक इधर आ गए, तो ये सॉल्यूशन इधर वाला और उधर वाला दोनों सॉल्यूशंस को साल्ट ब्रिज क्या रखता है, न्यूट्रल रखता है, जिससे जिंक आयन इस इलेक्ट्रोड के गिर्द घेरा नहीं डालता, सल्फेट आयन इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जमा नहीं होता, जिस वजह से जिंक मजीद आयनाइज होता है और कॉपर मजीद रिड्यूस होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लूज होने का प्रोसेस और गेन होने का प्रोसेस यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंटिन्यू रहती है, एक्यूमुलेशन नहीं होती पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की, तो जिस वजह से ये एक्ट्स एज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, तो उनके दरमियान जो करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो कंटिन्यू रखता है। कौन रखता है, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट रखता है, साल्ट ब्रिज दोनों तरफ, इस तरफ नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा होने नहीं देता,
इस तरफ पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा होने नहीं देता, और इस तरफ जो है ये न्यूट्रल लगता है इसको भी, और उसको भी न्यूट्रल लगता है। और कैसे करता है? डिफ्यूजनल एक्सचेंज से। एक बात ये है। दूसरी बात कि इसके अंदर हमने पोटेशियम क्लोराइड लिया हुआ है। पोटेशियम आयन जो है वो इस तरफ जनरेट करेगा क्योंकि सल्फेट यहाँ ज्यादा है, और क्लोराइड इस तरफ जनरेट करेगा क्योंकि उधर जिंक ज्यादा है। यानी कि दो इसके मतलब थीरीज है। एक ये कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि सल्फेट इधर से जाता है इधर, और जिंक इधर से इधर आ जाता है। तो कुछ कहते हैं नहीं, पोटेशियम क्लोराइड जो हमने यहाँ लिया है उसमें से पोटेशियम इस तरफ आता है सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए, और क्लोराइड इधर आता है इसको न्यूट्रल करने के लिए। दोनों का असल मकसद क्या है कि इधर हमने नेगेटिव गैदरिंग को अवॉइड करना है, इधर हमने पॉजिटिव गैदरिंग को अवॉइड करना है, ताकि ये प्रोसेस ना हो सके और करंट का फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहे और पोटेंशियल ड्रॉप ना हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या है? तो ये आप बताएंगे कि नेट गैदरिंग को हमने एक्यूमुलेशन को रोकना है, जिससे करंट जो है वो कंटिन्यूस रहेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट इसका पोर्शन है वो है रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। देखें, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है, ये नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन मैं इसको रिवर्स करने का मतलब है ये लूज करे, मतलब ये गेन करे और ये लूज करे। जो मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा और जिम्बाब्वे हारेगा, ये नेचुरल है। लेकिन अगर आपके जिम्बाब्वे जबरदस्ती जीते और ऑस्ट्रेलिया हारे, इसको कहते हैं मैच फिक्स कर दिया आपने। वो मैच फिक्स कैसे होगा कि आपको एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई उनको प्रेशराइज करना पड़ेगा जिम्बाब्वे वालों को और ऑस्ट्रेलिया वालों को कि तुम अच्छी बैटिंग बॉलिंग ना करो और तुम जो है वो जीत जाओगे। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि यहाँ वोल्टमीटर इस्तेमाल किया, और फिर जब हम इसको ऑपोजिट करेंगे, नेचर के खिलाफ करेंगे, तो आपको बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर ये वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल नहीं रहेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। क्यों? ये स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस तो खुद ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जब रिवर्स करेंगे तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा, ये नेचर के अगेंस्ट हो गया है कि कॉपर लूज करे और जिंक गेन करे। ये उलट है, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज को करने के लिए हमने डाउन सेल पढ़ा, नेल्सन सेल पढ़ा। हमें एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम वो करते हैं, बैटरी के जरिए करते हैं। तो वो सेल फिर वोल्टेज नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके लिए क्या करेंगे? ये हमने एनोड बनाया है और ये कैथोड। तो बैटरी जब कनेक्ट करेंगे तो इसको उलट कर देना है, इसको आपने एनोड बना देना है और इसको कैथोड। तो क्या होगा? यहां से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, यहां कॉपर, अब कॉपर लूज करेगा, वही प्रोसेस जो जिंक एटम आयन बन रहा था, यहां से फिर कॉपर एटम आयनाइज होगा। तो मैं इस रिएक्शन को देखें आपके सामने लिख नहीं रहा, आप खुद इसको सही कर लीजिएगा। यानी कि ये आपने क्या करना है, मैं एरो सिर्फ चेंज करूंगा, खुद इसको सही कर लीजिएगा कि जिंक जो है इस तरफ कर रही है रिएक्शन, आपने ऐसे करना है बस। क्या मतलब? वैसे आप जब लिखेंगे तो कॉपर को लिख कर लीजिएगा, तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या करना है आपने, देखिए शाबाश, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और जिंक जो है वो गेन करे, जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और जिंक सॉलिड बनाए। तो ये तो नेचर के अगेंस्ट है। इसको अगर यहां लिखेंगे तो ये एरो इस तरफ है, मतलब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ ये एरो इस तरफ है, मतलब जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बना रहा है। और ये जो ऑक्सीडेशन हाफ है ये रिडक्शन हाफ हो जाएगा, और जो रिडक्शन हाफ है ये ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा, और ये रिडक्शन हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने सारा प्रोसेस उलट कर दिया। तो यहाँ भी क्या होगा, जब नेट रिएक्शन लिखेंगे तो एरो इस तरफ आ जाएगा। इसका अगर मैं नेट रिएक्शन यहाँ पे लिखूं तो क्या बनेगा बताएं? कॉपर सॉलिड प्लस जिंक आयन चेंजेस टू कॉपर आयन प्लस जिंक सॉलिड। क्या मतलब? यहाँ जिंक सॉलिड बना है, यहाँ पे देखिए कॉपर सॉलिड बना था, जिंक आयन, यहाँ कॉपर आयन बन रहा है, जिंक सॉलिड, तो उलट हो गया। तो जब हम गैल्वेनिक सेल को रिवर्स करते हैं तो जहां एनोड पे ऑक्सीडेशन होती थी, जिंक ऑक्सीडाइज होता था, कॉपर रिड्यूस होता था। अब ये एनोड और ये कैथोड जब बन जाएगा बैटरी की मदद से, तो उलट जब हम करेंगे तो जिंक रिड्यूस होगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होगा, कॉपर वाला ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगा, तो ये प्रोडक्ट सारी चेंज हो जाएंगी। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उसके रिएक्शन लिखें। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी अब गैल्वेनिक सेल का हमारे आगे टॉपिक चलेंगे सारे, आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह सारा हम पढ़ेंगे।
इसी की बेस पे हम आगे चलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।